अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री हब। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है और आज हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। लास्ट टाइम हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ड्राइव करना सीखी थी लॉ ऑफ मास सेक्शन के अंदर कि किस तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम ड्राइव करते हैं। उसकी एक्सप्रेशन बनाई थी हमने, जिसमें प्रोडक्ट ऊपर रखते थे जबकि रिएक्टेंट जो है वो डिनोमिनेटर के अंदर आता था। प्रोडक्ट हमेशा जो है ये कन्वेंशनल है, प्रोडक्ट हमेशा हमारा ऊपर न्यूमरेटर में आएगा जबकि जो रिएक्टेंट है वो हमारा डिनोमिनेटर के अंदर आएगा। तो प्रोडक्ट को हम हमेशा कहाँ लिखेंगे? न्यूमरेटर में, जबकि रिएक्टेंट हमारा कहाँ होगा? डिनोमिनेटर के अंदर। रिवाइज कर लेते हैं एक दफ़ा हम। हाइड्रोजन और आयोडीन वाला रिएक्शन H2I2 फॉर्म्स 2HI, इसके अंदर ये हमारे पास रिएक्टेंट है और ये वाला हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट है। अब इसकी इक्विलिब्रियम बनाते हैं Kc, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। प्रोडक्ट हमेशा ऊपर होगा HI और कोफिशिएंट को किस में लेके जाते थे? पावर के अंदर। तो HI की पावर क्या आ जाएगी? 2। इसी तरीके से नीचे आ जाएगा हाइड्रोजन H2, उसकी पावर क्या आएगी? 1 है, कोफिशिएंट तो 1 आएगा, जबकि इसमें क्या है हमारे पास? I2, यहाँ पर क्या आ जाएगी? पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने इस तरीके से पिछले लेक्चर में बनाई थी। तो इधर जो है वो कोफिशिएंट किस में आ गया? पावर में। प्रोडक्ट हमेशा लिखते हैं हम ऊपर, रिएक्टेंट हमेशा लिखते हैं नीचे। तो ये कन्वेंशनल है। इसके अंदर इस तरीके से हम इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन देखेंगे। आज हमारा यही टॉपिक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है और ये किन चीज़ों पे, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इसका यूनिट क्या है, कब इसका यूनिट होगा, कब इसका यूनिट नहीं होगा, वो भी हमने देखना है। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट। तो Kc क्या है हमारे पास? एक रेशो है, इसमें एक न्यूमरेटर में है और एक चीज़ हमारे पास डिनोमिनेटर में है। तो इट इज़ अ रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट। इसको एग्जाम्पल लगाए तो हमारे पास क्या है? इसमें कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक ही है। अगर इक्वेशन हम बना लेते हैं Kc वाली, जनरल रिएक्शंस की हमने की थी, हमारे पास आता था C की कंसंट्रेशन C, D की कंसंट्रेशन पावर D, प्रोडक्ट इस तरीके से A का और ये B का प्रोडक्ट। अब इसमें देखेंगे, अगर हम इस डेफिनेशन को देखें तो प्रोडक्ट हमने लेना है। प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई। एक प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई, या हम समझ लेते हैं ये प्रोडक्ट का क्या मतलब है? मल्टीप्लाई। इस प्रोडक्ट का मतलब, जिसको मैंने अंडरलाइन किया, इसका मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन। तो प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट्स हैं। इनका हमने क्या लिया? प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई, और एक प्रोडक्ट वो है जो हमारे पास सब्सटेंस बन रहा है। तो हमने उन प्रोडक्ट्स का प्रोडक्ट लेना है, प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई करना है। रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट, जबकि जो कोफिशिएंट थे वो किस में लिखेंगे हम? पावर में। तो ये C और D हमारे पास क्या होते थे? कोफिशिएंट होते थे। जनरल रिएक्शन से हमने निकाले थे A प्लस B फॉर्म्स C प्लस D। तो इसके अंदर देखें कि हमारे पास क्या है? कोफिशिएंट है, ये किस में चले जाएंगे? पावर में। C का कोफिशिएंट पावर C में आ जाएगा, इसी के से D का जो कोफिशिएंट है वो उसकी पावर में चला जाएगा। तो प्रोडक्ट का प्रोडक्ट लेना है, रेश टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट, जबकि कोफिशिएंट को किस में लेके आएंगे? पावर में। और ये रेशियो किसकी है? प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये हमारे पास क्या है? रिएक्टेंट्स हैं। तो हमने प्रोडक्ट लेना है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है रिएक्टेंट्स को। रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट लेना है, यानी कि उनको मल्टीप्लाई करना है, और उनकी जो पावर होगी, कोफिशिएंट जो होंगे उनके इसमें चले जाएंगे, वो पावर में चले जाएंगे। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है Kc की, कि ऊपर हमारे पास प्रोडक्ट का प्रोडक्ट आएगा और जो पावर है, सॉरी जो कोफिशिएंट है वो एज अ पावर एक्सप्रेस होंगे, जबकि डिनोमिनेटर में क्या होगा? हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट होगा, और जबकि जो कोफिशिएंट है वो किस में लिखेंगे? पावर में लिखेंगे। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है। अच्छा, Kc जो है सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर, ये किसी और चीज़ पर डिपेंड नहीं करती। ये इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती कि आपने स्टार्ट में रिएक्टेंट कितना लिया है या आपके पास प्रोडक्ट कितना है, रिएक्टेंट कितना है, इसके ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं करेगी। Kc सिर्फ और सिर्फ क्या पर डिपेंड करेगी? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। तो Kc ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अगर हम एग्जांपल ले लें, एक एग्जांपल के ऊपर बात करते हैं, इसी रिएक्शन को देख लेते हैं। हाइड्रोजन वाला रिएक्शन है हमारे पास, H2 प्लस I2 फॉर्म्स 2HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। अच्छा, इसकी जो Kc है, इसकी जो Kc वैल्यू है
तो साथ लाजमी ये आएगा क्योंकि केसी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। तो जब आप केसी वैल्यू कहेंगे, कोई वैल्यू कहेंगे, तो उसके साथ हमें टेम्परेचर भी बताना पड़ेगा। अगर मैं कहूँ इसकी केसी की वैल्यू 57 है, कितने पे? एट 700 केल्विन पे। 700 केल्विन के ऊपर इसकी केसी की वैल्यू कितनी आती है? 57। केसी का कोई यूनिट नहीं होता, इसलिए 57 के साथ कोई चीज़ नहीं लगाई मैंने, ठीक है। दूसरा हम इसके, क्योंकि बैलेंस इक्वेशन होगी, यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पे 1 है, इधर भी 1 है, तो 1 और वो 2 कितने हो जाएंगे? 2, इधर भी 2, तो इक्वल है, मोल्स इक्वल हैं। वो आगे देखेंगे किस तरीके से इक्वल आ रहे हैं। तो केसी की वैल्यू कितनी है? 57 एट 700 केल्विन। अगर हम टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। हमारे पास एग्जाम्पल है 794, केसी की वैल्यू कितनी है? 794 एट 298 केल्विन। हमने क्या कर दिया? टेम्परेचर चेंज किया है। टेम्परेचर चेंज करने से हमारी केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो केसी किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर डिपेंड करती है कि टेम्परेचर कितना दिया हुआ है। 700 केल्विन इस रिएक्शन के लिए, हर रिएक्शन की अपनी एक केसी वैल्यू होती है। इस रिएक्शन में 700 केल्विन पे केसी की वैल्यू क्या है? 57। टेम्परेचर चेंज हो गया 298 केल्विन पे, इसकी केसी की वैल्यू कितनी आ रही है? 794। तो केसी प्योरली डिपेंड कर रही है टेम्परेचर के ऊपर। नेक्स्ट हम देखेंगे कि केसी का यूनिट क्या होता है। वैसे तो केसी का अपना कोई भी यूनिट नहीं है, केसी हैज़ नो यूनिट, किसी का कोई यूनिट भी नहीं है। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम किसी ऐसे एक्सप्रेशन या किसी ऐसी रिएक्शन की निकाल रहे हैं जिसमें मोल्स की तादाद बराबर है, तो फिर तो कोई यूनिट नहीं आएगा। अगर मोल्स की तादाद बराबर नहीं है तो कोई ना कोई यूनिट निकल आएगा। फिर एज इट इज़ हमारे पास एक रिएक्शन है यही वाला, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन का रिएक्शन है, फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन आयोडाइड। अब इसके अंदर देखें, यहाँ पर हमारे पास इसके मोल्स कितने हैं? इसका कोफिशिएंट 1 है, जबकि यहाँ पे भी 1, जबकि यहाँ पर कितने हैं? 2। एक साइड पे तो 2 हैं आपके पास मोल्स, जबकि यहाँ 1 और 1 ऐड हो रहे हैं तो कितने आ रहे हैं? 2। तो ये भी 2 हैं, इस तरफ भी 2 हैं, तो ये इक्वल हैं। इसका मतलब इस रिएक्शन के अंदर जो केसी का यूनिट होगा वो कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि इक्वेशन क्या है हमारे पास? मोल्स के लिहाज से बैलेंस्ड है। तो चेक करते हैं, मैं बोर्ड मार्कर चेंज कर लूँ जी। इसकी आप डायरेक्टली केसी बना लें। हाइड्रोजन आयोडाइड, ये हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था कि किस तरीके से हम इक्वेशन बनाते हैं केसी की। 2 एज अ कोफिशिएंट चला जाएगा, इस तरीके से हाइड्रोजन H2, 1 कोफिशिएंट 1 जो है वो पावर में लिखने की ज़रूरत नहीं है। साथ क्या आएगा? आयोडीन, इसके साथ भी 1 है तो वो पावर में चला जाएगा। जो लेफ्ट साइड पे होता है उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं, इसको हम पावर में लिखते हैं। अच्छा, तो हमने पिछले लेक्चर में ही देखा था कि जो मोलर कंसंट्रेशन है इसका यूनिट क्या है? मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। मोल पर डेसीमीटर क्यूब। हम हर इस ब्रैकेट के अंदर मोल पर डेसीमीटर क्यूब को पुट करेंगे, तो ऊपर क्या है आपके पास? HI के अंदर क्या आ जाएगा? मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, साथ क्या है इसका? स्क्वायर है, डिवाइड बाय, इस ब्रैकेट में भी हम क्या लिखेंगे? यूनिट नहीं निकाल रहे हैं, हमें वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ यूनिट देख रहे हैं। मोल पर डेसीमीटर क्यूब, दूसरे में भी क्या आएगा? मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब देखें, ऊपर स्क्वायर है यानी कि 2 है, नीचे भी 2 हैं, नीचे 2 हैं, ऊपर भी 2 हैं। इसका मतलब ये क्या है? कट हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये इन दोनों से कट जाएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। 2 थे ऊपर, उसको आप सेपरेट भी करके लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। स्क्वायर है ना, इसको आप इस तरह लिख लें, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब देखें, नीचे भी 2, ऊपर भी 2, दोनों कट हो जाएंगे तो कोई यूनिट नहीं आएगा, नो यूनिट। इस केस में हमारे पास कोई भी यूनिट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मोल्स की तादाद क्या थी? बराबर थी, बैलेंस थी। यहाँ पर भी 2 थी, उसमें भी 2 थी। अब हम देखते हैं अगर मोल्स की तादाद बराबर नहीं है फिर क्या होगा? अगर मोल्स की तादाद बराबर नहीं है तो इसका मतलब एग्जैक्टली कोई ना कोई यूनिट निकल के आएगा। इसे मिटा लेते हैं। रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 2NH3, अमोनिया फॉर्मेशन रिएक्शन है। इसके अंदर आप केसी बना लेते हैं पहले। फिर कह रहा हूँ केसी बनाने के लिए पिछली वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि आपको केसी की एक्सप्रेशन इक्वेशन बनाना आ जाए, उसके बाद आप इस टॉपिक को आसानी से समझ सकते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने
मुकम्मल तौर पे 2-3 एग्जांपल्स के साथ जनरल रिएक्शन भी किया था, उसमें लॉ ऑफ मास सेक्शन के अंदर हमने मुकम्मल तौर पे किस तरीके से कैसी बनती है वो सारा हमने उसमें डिस्कस किया है। तो NH3 हमारे पास प्रोडक्ट में आएगा और कोफिशिएंट किस में चला जाएगा, पावर में। इसके नीचे क्या आ जाएगा, N2 के साथ कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, H2 और साथ क्या आ जाएगी, पावर 3। अब यहाँ से पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर मोल्स 3 हैं और यहाँ पर 1, तो टोटल कितने हैं 4, जबकि यहाँ पर कितने हैं 2। तो ये बैलेंस नहीं है, इक्वल नहीं है, इसके अंदर कोई ना कोई यूनिट नज़र आएगा। तो इसमें हम बैलेंस करेंगे, ब्रैकेट के अंदर हम मोल पर डेसीमीटर क्यूब पुट करेंगे, MOL पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर। इसी तरीके से नीचे हम पुट करेंगे N2 के लिए मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और H2 की जगह पर क्या आएगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब का क्यूब, क्योंकि यहाँ पर हमें क्यूब दिया हुआ है इसलिए हमने क्यूब नीचे लेना पड़ेगा। अब इसे हम कैंसिल कर लेते हैं। यहाँ पर ऊपर कितने हमारे पास 2 हैं टोटल, यहाँ पर नीचे कितने हैं 3 और 1 4। तो अब इसे हम कट करेंगे, ऊपर से 2 नीचे से 4 हैं तो 2 ऊपर वाले नीचे वाले से कट जाएंगे। तो सिंपली हम इसको 2 को काट लेते हैं। यहाँ से 3 है, 3 को अगर हम इस तरह लिख लें समझाने के लिए, सिर्फ मोल पर डेसीमीटर क्यूब की फॉर्म में है। अच्छा, तो ऊपर 2 थे, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर भी लगा लेते हैं। ये नीचे जो 3 थे मैंने उसको इस तरीके से लिख लिया है, 2 और 1 को अलग कर लिया ताकि आसान हो जाए। इस 2 को आप इस 2 से काट दें तो नीचे कितने रह गए, अब 2 रह गए, क्योंकि टोटल 4 थे, 4 में से 2 कट गए, 2 रह गए। ऊपर क्या रह जाएगा, ऊपर 1 रह जाएगा। नीचे ये क्या रह गया, मोल पर डेसीमीटर क्यूब और मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये 2 हैं, इसको हम स्क्वायर में लिख लेते हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर। तो ये हमारे पास फॉर्म बन गई। अब इसे हम ऊपर लेकर आएंगे न्यूमरेटर में, तो ये पावर का रूल है कि अगर डिनोमिनेटर से आप न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो पावर इन्वर्स हो जाएगी, नेगेटिव में हो जाएगी। तो ये ऊपर आकर क्या हो जाएगी, इसकी पावर क्या है -2, अंदर वाली की नहीं, बाहर वाली की पहले, ठीक है। तो इसको लेकर आएंगे ऊपर, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, पावर क्या हो जाएगी -2। अब इसे पावर को आप अंदर मल्टीप्लाई करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो ये मोल के साथ क्या आ जाएगा, -2 और dm डेसीमीटर, 3 2 6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 2 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास यूनिट निकल आया Kc का, यानी कि इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास Kc का यूनिट क्या होगा, मोल -2 डेसीमीटर 6, ठीक है। क्योंकि बैलेंस नहीं था, मोल्स की तादाद बराबर नहीं थी, इसलिए कोई ना कोई यूनिट निकल आया है। अगर बैलेंस होता तो कोई यूनिट नहीं आना था। जिस तरह पिछले रिएक्शंस के अंदर हमने देखा था हाइड्रोजन और आयोडीन वाले में, उसमें मोल तादाद बराबर थी, इसलिए कोई यूनिट नहीं आया था। Kc का दोबारा बता दूं, अपना कोई यूनिट नहीं होता। अगर आपके पास इक्वेशन बैलेंस्ड है मोल्स के लिहाज से तो कोई यूनिट नहीं आएगा, अगर बैलेंस नहीं है तो कोई ना कोई यूनिट आ जाएगा। तो यहीं तक था हमारा Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।